हमारे स्रोत की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से होती है। जब लोग डरते हैं तब सोना मजबूत होता है। लेकिन क्या अभी वही हालात हैं? और यही सवाल आज शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। आप सोचिए, एक आम इंसान है जिसके पास थोड़ी बचत है। वो देख रहा है कि एक तरफ महंगाई जेब काट रही है। हाँ, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही हैं, और दूसरी तरफ बैंक से फोन आ रहा है कि एफडी पर बढ़िया 8% का ब्याज मिलेगा। अब वो करे तो क्या करें? अपना पैसा सोने में लगाए, जिसकी चमक हमेशा से लुभाती आई है, या फिर एफडी में डालकर पक्का रिटर्न कमाएं? ये एक बहुत बड़ी उलझन है। हाँ, ये सिर्फ निवेश की नहीं, बल्कि हमारी बचत, सुरक्षा और भविष्य की सोच से जुड़ी है। तो आज ज्ञान की दुनिया से मिले हमारे स्रोत की मदद से हम इसी सुनहरी पहेली की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हाँ, ये साफ कर दें कि हमारी ये बातचीत सिर्फ जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना समझा जाए। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि सोने की इस चमक के पीछे आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जो हम सबको आजकल सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, महंगाई। स्रोत कहता है कि जब महंगाई बढ़ती है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। ये तो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, ये सोने का सबसे पुराना और सबसे मजबूत कैरेक्टर है। इसे सुरक्षित आश्रय या सेफ हेवन कहते हैं। सेफ हेवन, हाँ। इसे ऐसे समझिए, जब महंगाई बढ़ती है तो आपके पर्स में रखे 100 रुपए की ताकत कम हो जाती है। अच्छा। जिस 100 रुपए से आप आज 5 किलो आटा खरीद पा रहे हैं, हो सकता है अगले साल सिर्फ 4 किलो ही खरीद पाएं। मतलब आपके पैसे की वैल्यू घट रही है। मतलब नोट तो वही है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो गई। बिल्कुल। ऐसे में इंसान एक ऐसी चीज ढूंढता है जिसकी वैल्यू समय के साथ घटे नहीं, बल्कि बनी रहे या बढ़े। और वो सोना है। हजारों सालों से सोना यही काम करता आया है। उसे किसी सरकार ने नहीं छापा, वो सीमित मात्रा में है। इसलिए जब लोगों को लगता है कि उनकी करेंसी कमजोर हो रही है, तो वो कागज के नोट के बदले सोना अपने पास रखना पसंद करते हैं। एकदम। और जब बहुत से लोग एक ही चीज खरीदना चाहें, तो इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, डिमांड बढ़ती है और कीमत भी। सही कहा। तो एक तरह से महंगाई के दौर में सोना एक आर्थिक कवच की तरह काम करता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है ना। जो कि जब महंगाई बढ़ती है तो सरकारें और सेंट्रल बैंक भी तो चुप नहीं बैठते। वो महंगाई को काबू में लाने के लिए अपना सबसे बड़ा हथियार निकालते हैं, ब्याज दरें बढ़ाना। बिल्कुल। और यहीं पर आकर सोने का सारा खेल उलझ जाता है। ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूज करता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर आकर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। अच्छा। इसे समझने के लिए हमें अवसर लागत या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना होगा। अवसर लागत, ठीक है। देखिए, सोने की सबसे बड़ी खूबी और शायद आज के दौर में सबसे बड़ी कमी एक ही है। वो क्या? कि ये खुद से कोई इनकम पैदा नहीं करता। आपके लॉकर में रखा 1 किलो सोना 10 साल बाद भी 1 किलो सोना ही रहेगा। एक मिनट, क्या इसे कमी कहना ठीक होगा? कई लोग तो इसी को सोने की सबसे बड़ी ताकत मानते हैं कि ये किसी सिस्टम पे निर्भर नहीं है। नहीं, आपका पॉइंट बहुत अच्छा है और आप बिल्कुल सही हैं। अच्छा। जब हम कमी कहते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ इनकम पैदा ना करने के नजरिए से है। लेकिन इसी वजह से जब बैंक आपको 7 या 8% का गारंटीड ब्याज दे रहा हो, तो एक निवेशक सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो मतलब अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं सोना खरीदता हूं, तो वो 1 लाख का 1 लाख ही पड़ा है। हाँ। लेकिन अगर मैं उसे 8% वाली एफडी में डाल दूं, तो साल के आखिर में वो 1,08,000 हो जाएंगे। तो सोना खरीदकर मैंने वो 8,000 रुपए कमाने का मौका गंवा दिया। यही है अवसर लागत। अवसर लागत। सोने में पैसा रखने का मतलब है उस ब्याज को खो देना जो कहीं और मिल सकता था। अच्छा। इसीलिए जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोना कम आकर्षक लगने लगता है। निवेशक सोचते हैं कि सोने में पैसा ब्लॉक करने से बेहतर है कि उसे एफडी या बॉन्ड में लगाकर निश्चित रिटर्न कमाया जाए। तो ये भी रस्साकशी है। हाँ, यही वो रस्साकशी है जिसके बारे में हमारे स्रोत ने इशारा किया है। एक तरफ महंगाई का डर है जो लोगों को सोने की तरफ खींच रहा है, और दूसरी तरफ ऊंचे ब्याज का लालच है जो उन्हें सोने से दूर धकेल रहा है। वाह, ये तो वाकई एक रस्साकशी है, डर बनाम लालच। खैर, ये तो हुई देश के अंदर की बात, लेकिन सोने का खेल तो ग्लोबल है। बिल्कुल। हमारे सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प लाइन है, डॉलर कमजोर, सोना मजबूत। ये रिश्ता थोड़ा उल्टा लगता है। ये काम कैसे करता है? हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि सोने की कीमत सिर्फ भारत के हालात तय नहीं करते। पूरी दुनिया का असर होता है। पूरी दुनिया का।
अब आते हैं डॉलर पर। दुनिया भर में सोने का जो कारोबार होता है वो मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होता है। ठीक है। अब सोचिए, अगर किसी वजह से डॉलर की कीमत गिर जाती है, यानी डॉलर कमजोर हो जाता है, तो हम भारतीयों के लिए या चीन या यूरोप वालों के लिए जिनके पास अपनी अलग करेंसी है, सोना खरीदना सस्ता हो जाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि हमें उसी 1 आउंस सोने के लिए कम डॉलर देने पड़ेंगे और उन कम डॉलर्स को खरीदने के लिए हमें अपने कम रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आपने पूरा समीकरण एक लाइन में समझा दिया। जब बाकी दुनिया के लिए सोना सस्ता हो जाता है तो उसकी मांग अचानक बढ़ जाती है, और मांग बढ़ने से डॉलर में उसकी कीमत वापस ऊपर चढ़ने लगती है। बिल्कुल। इसीलिए डॉलर और सोने का रिश्ता अक्सर 36 का आंकड़ा वाला यानी उल्टा चलता है। और इसी ग्लोबल कनेक्शन में एक और बात आती है, युद्ध, तनाव या कोई बड़ी अनिश्चितता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही दुनिया में कहीं कुछ गड़बड़ होती है, सोने का भाव रॉकेट बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोगों का भरोसा सिस्टम से उठने लगता है। सरकारों पर, बैंकों पर, यहाँ तक कि कागजी मुद्राओं पर भी भरोसा कम हो जाता है। डर का माहौल बन जाता है। हाँ, लोगों को डर लगता है कि कहीं बैंक डूब न जाए या सरकार की पॉलिसी की वजह से उनके पैसे की कीमत खत्म न हो जाए। ऐसे में वो उस चीज की तरफ भागते हैं जो हजारों साल से भरोसेमंद रही है, सोना, जिसे किसी ने बनाया नहीं और जो हर देश में हर काल में मूल्यवान रही है, और वो चीज है सोना। यानी जब दुनिया में टेंशन का माहौल हो तो लोगों को नेताओं या बैंकों पर नहीं बल्कि हजारों साल पुराने इस पीले मेटल पर ज्यादा भरोसा होता है। सही कहा। ये एक तरह की ग्लोबल बीमा पॉलिसी बन जाता है। बिल्कुल सही शब्द। ये अनिश्चितता के खिलाफ एक बीमा पॉलिसी है। इसीलिए जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता है, सोने की मांग तेजी से बढ़ती है और वो सचमुच एक सुरक्षित आश्रय बन जाता है। ठीक है, तो दुनिया की सारी उठापटक के बीच भारत में सोने का एक अपना ही कैलेंडर चलता है ना? हाँ, बिल्कुल। मेरा मतलब है शादी और त्योहारों का मौसम। हमारा स्रोत कहता है कि ये भी कीमतों पर असर डालता है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा फैक्टर नहीं है। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स में से एक है। अब देखिए, दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया और फिर वो शादियों का लंबा सीजन। हाँ, उस समय तो खरीदारी बहुत होती है। और वो खरीदारी सिर्फ निवेश के लिए नहीं होती, वो परंपरा, शगुन और संस्कृति का हिस्सा है। लोग गहने खरीदते हैं, सिक्के खरीदते हैं। और ये मांग इतनी ज्यादा होती है कि इसका असर कीमतों पर भी दिखता होगा। निश्चित रूप से ये जो मौसमी मांग है, ये कीमतों के लिए एक कुशन या एक फ्लोर का काम करती है। अच्छा, मतलब भाव को एक हद से नीचे गिरने से रोकती है। हाँ, एक तरह का सपोर्ट सिस्टम है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि ये एक साल भर चलने वाला ट्रेंड नहीं है। इसका असर साल के कुछ खास महीनों में ही ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन हाँ, भारत की ये सांस्कृतिक मांग सोने के ग्लोबल बाजार में एक बहुत स्थिर और अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो हमने 4 बड़े खिलाड़ी देख लिए। महंगाई जो सोने को ऊपर धकेल रही है, ऊंची ब्याज दरें जो उसे नीचे खींच रही हैं, डॉलर का उल्टा रिश्ता और हमारी अपनी फेस्टिव डिमांड जो उसे एक सहारा दे रही हैं। सब मिलके खिचड़ी बना रहे हैं। हाँ, तो वापस उसी करोड़ टक्के के सवाल पर आते हैं। इन सबको देखकर क्या लगता है, सोना अब कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? यहीं पर हमारे सोर्स की सबसे गहरी और सबसे काम की बात सामने आती है। क्या? वो लाइन है, सोने का भाव खबरों से नहीं हालात से चलता है। 1 मिनट, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? खबर और हालात में क्या फर्क है? हम तो रोज खबरें ही देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। खबर है शॉर्ट टर्म का शोर। हाँ, आज किसी देश के डेटा में थोड़ा उतार चढ़ाव आ गया, किसी बड़े अधिकारी ने कोई बयान दे दिया, शेयर बाजार थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये सब खबरें हैं। अच्छा, इनसे सोने के भाव में दिन प्रतिदिन का छोटा मोटा उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन सोने की लंबी दूरी की दिशा यानी ट्रेंड इन खबरों से तय नहीं होता। तो फिर हालात क्या हैं? हालात हैं अर्थव्यवस्था की बड़ी और बुनियादी तस्वीरें। जैसे, क्या देश में महंगाई दर लगातार कई महीनों या सालों से ऊंची बनी हुई है? जो बड़ा ट्रेंड है। हाँ, क्या ब्याज दरें लंबे समय तक नीचे रहने वाली है या ऊपर? क्या दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है? क्या बड़े बड़े देश आर्थिक मंदी की तरफ जा रहे हैं? ये वो बड़े हालात हैं जो सोने को लॉन्ग टर्म में मजबूती देते हैं या कमजोर करते हैं। मतलब रोज की हेडलाइन के पीछे जो बड़ी कहानी चल रही है उसे देखना जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत में एक रियलिटी चेक भी दिया गया है। वो चेतावनी देता है कि जो लोग सिर्फ रोज की कीमत की तेजी मंदी देखकर इसी सोच से जो फैसला लेते हैं, वो अक्सर फंस जाते हैं, क्योंकि वो शोर पे रिएक्ट कर रहे होते हैं,
संगीत को नहीं सुन रहे होते। वाह। सोने में निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं, और इस मैराथन के लिए समझ और धैर्य खुद सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। वाह, क्या बात कही। मतलब शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सोना एक वैल्यू स्टोर यानी मूल्य के भंडार के तौर पर अपनी जगह बनाए रखता है। बिल्कुल। तो इस पूरे चर्चा को समेटते हुए मैं स्रोत की उस अंतिम लाइन का इस्तेमाल करना चाहूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई। सोने को डर से नहीं, समझ से देखिए। और यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। जब जानकारी सही होती है तो आप डर या लालच में आकर भावनात्मक फैसले नहीं लेते। सोने को जल्दी अमीर बनने की लॉटरी टिकट की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा मानना चाहिए। एक हिस्सा, एक ऐसा हिस्सा जो मुश्किल समय में, आर्थिक तूफानों में एक एंकर या लंगर की तरह काम करता है। इसे एक फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट की तरह समझ सकते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया एनालॉजी है। आप अपनी फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल रोज नहीं करते, लेकिन जब चोट लगती है तो इसकी कीमत अनमोल होती है। सही बात है। सोना भी वैसा ही है। ये आपके पोर्टफोलियो का वो हिस्सा है जो तब काम आता है जब बाकी सब कुछ गड़बड़ चल रहा हो। तो आज की बातचीत से ये तो साफ है कि सोने का भविष्य कई धागों से बुना है और किसी एक धागे को देखकर पूरी तस्वीर का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन जाते जाते एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि डर और अनिश्चितता सोने को चमकाते हैं। हाँ। पर सोचिए, अगर कभी ऐसा भविष्य आए जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत स्थिर हो जाए, देशों के बीच तनाव खत्म हो जाए और लोगों का पारंपरिक वित्तीय सिस्टम पर भरोसा अटूट हो, तब सोने की इस हजारों साल पुरानी सुरक्षित तिजोरी वाली पहचान का क्या होगा?